स्टार्ट करते हैं। स्टील में टेंशन मेंबर्स के हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुंच चुके थे। तो कभी क्वेश्चंस में हम लोग क्या मेनली जो डिजाइन होता है, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर या डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर, और जो हमें नेट एरिया या आप बोल सकते हो नेट विड्थ, उसके डिटर्मिनेशन के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ, अभी जो मेरे दो टॉपिक चलेंगे आपके सामने, वो दो टॉपिक चल रहे हैं उनसे। एक तो आपका चल रहा है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर्स, इसके न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं, और दूसरा आपका जो नेट एरिया नेट विड्थ होता है उसका सेक्शन, उसके क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। द नेट एरिया ऑफ द फ्लैट, ये एक फ्लैट है, फ्लैट मतलब एक प्लेट। ठीक है, द नेट एरिया ऑफ फ्लैट एज शोन इन फिगर टू बी कंसीडर्ड इन डिजाइन विल बी अलोंग द सेक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर आपने तो ऐसे क्वेश्चन हमें दो करा दिए हैं और इससे टिपिकली थे, इससे डिफिकल्टी थे। आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्वेश्चन तो हमें करा दिया, अगर अब आप हमें नेट एरिया का क्वेश्चन या नेट विड्थ का क्वेश्चन नहीं भी कराओगे तो हमें चलेगा। मुझे तो आज अभी डिजाइन के क्वेश्चन चालू करने थे, बट डिजाइन के क्वेश्चन नहीं से चालू कर रहा हूँ, ओनली अभी भी नेट एरिया के फाइंड कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को, पढ़ के देखते हैं। द नेट एरिया ऑफ फ्लैट, फ्लैट देके रखा हुआ है एज शोन इन फिगर टू बी कंसीडर्ड इन डिजाइन विल बी अलोंग द सेक्शन। इसने बोला है कि जब आप डिजाइन स्ट्रेंथ डिटरमाइन करोगे इन द डिजाइन, डिजाइन का मतलब क्या होता है? डिजाइन स्ट्रेंथ। भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। द नेट एरिया ऑफ द फ्लैट, व्हाट इज ये फ्लैट क्या है? एज शोन इन फिगर, फिगर आपको दिख रहा है। टू बी कंसीडर्ड इन डिजाइन स्ट्रेंथ विल बी अलोंग द सेक्शन। इसने पूछा है कि जो हम डिजाइन स्ट्रेंथ में सेक्शन लेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसने बोला है कि जो हम डिजाइन स्ट्रेंथ में सेक्शन लेंगे वो कौन सा लेंगे। तो हमें पता है हम हमेशा क्या करते हैं, हम ए नेट डिटरमाइन करते हैं, और जो हमें मिनिमम एरिया मिलता है, हमें जो मिनिमम एरिया मिलता है उसको हम डिजाइन के, भाई हमेशा हम जो ए नेट लेते हैं वो हमेशा मिनिमम लेते हैं, मैक्सिमम कभी नहीं लेते हैं। तो कहने का मतलब है इन्होंने सेक्शन देके रखे हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे सेक्शन आपको देके रखे हुए, लाइक 1 2 3 4 1 2 6 3 4 1 2 6 7। अगर हम बात करें तो हमारे, और 5 6 7 भी तो है हमारे पास। अगर हम देखेंगे तो हमारे पास, ध्यान से देखना प्लीज, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपके सामने सेक्शन ला रहा हूं 1 2 3 4 1 2 3 4। अभी कंफ्यूजन कैसे मैं आपको बताता हूं। कंफ्यूजन इसमें भाई साहब ये है, आप देखो इसमें कहीं पर भी कोई वैल्यू, देखो डायरेक्ट आंसर ऑप्शंस देके रखे हुए हैं यहाँ पर। अगर आप देखोगे, मैं इसको मिटा देता हूं ना, तो जरूरत नहीं है। इसने कहीं पर भी विड्थ किसी भी चीज की वैल्यू लेकर आपको नहीं रखी है। अगर आप बोलोगे कि सर क्या इसने हमें विड्थ कुछ देकर रखी हुई है, मैं बोलूंगा नहीं, इसने आपको विड्थ कुछ भी देकर नहीं रखी हुई है। कहीं पर भी इन्होंने आपको विड्थ नहीं दी हुई है, ना थिकनेस दी हुई है, ना बोर्ड्स के बारे में, ना होल्स के बारे में दिया हुआ है। इन्होंने आपको कुछ भी देकर नहीं रखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन दिखने में आसान लग रहा है, आप बोलोगे सर आपने इसके जैसे दो इससे डिफिकल्ट आपने हमें क्वेश्चन करा दिए, बट सर आपने फिर इजी क्वेश्चन क्यों लिया? ये इजी क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कहीं पर भी विड्थ नहीं लिखी, कहीं भी थिकनेस नहीं लिखी, कहीं पे भी डायमीटर ऑफ बोर्ड्स नहीं लिखी, कहीं पे भी डायमीटर ऑफ होल्स नहीं लिखी, कुछ इन्होंने लिखा ही नहीं है। तो फिर अगर हमें क्या करना, आप ध्यान से देखना, अगर हम 1 2 3 4 की, इस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग से करना पड़ेगा। अगर हम क्वेश्चन 1 2 3 4 की बात करें तो क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? बीटी वेट ऑफ प्लेट माइनस थिकनेस ऑफ प्लेट माइनस एन नंबर ऑफ, एन क्या होता है? नंबर ऑफ होल्स। कितने होल्स आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 में? तो आप बोलोगे सर हमें होल्स तो 1 2 दिख रहे हैं, 2 इंटू डी नॉट मल्टीप्लाई बाई टी। उसी तरीके से आप सेक्शन हम ले रहे हैं 5 6 7, सेक्शन 5 6 7। अगर मैं सेक्शन 5 6 7 की बात करता हूं तो 4 सेक्शन बन रहे हैं इसमें, तो क्या आएगा? बीटी सेम वो आएगा, बीटी माइनस एन डी नॉट, एन कितना है यहाँ पे? नंबर ऑफ होल कितना है? एक ही है, इंटू डी नॉट मल्टीप्लाई बाई टी। अब हम सेक्शन क्या लेते हैं? 1 2 6 3 4 1 2 6 3 4। अगर आप 1 2 6 3 4 देखो, 1 2 6 3 4, अगर मैं आपसे पूछूं 1 2 6 3 4 कौन सा सेक्शन है, आप बोलोगे सर ये तो आपका जिगजैग पैटर्न है या स्टैगर्ड पैटर्न है। ये तो आपका जिगजैग पैटर्न है या फिर आपका ये स्टैगर्ड पैटर्न है। ठीक है, अगर हम जिगजैग और स्टैगर्ड पैटर्न की बात करें, क्या होता है? टी बाहर लेते हैं, बी माइनस एन डी नॉट प्लस, अब ध्यान से देखना, नंबर ऑफ स्टैगर्ड लाइन कितनी दिख रही है आपको? नंबर ऑफ स्टैगर्ड लाइन का मतलब पता है? इंक्लाइन लाइन। ये एक, मैंने 1 2 6 3 4 लिया है ना, 1 2,
तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पर आपको 2 स्टैगर्ड लाइन मिल रही है, दैट मीन्स 2 इंटू पिच, 2 इंटू पिच, पिच भी देखे नहीं रखी हुई है, पी स्क्वायर बाय 4g और बाहर आप ले लोगे थिकनेस d। तो ये हमारा 12634 का आ गया ना, विड्थ देके रखी है ना, नंबर ऑफ होल्स। अच्छा हाँ, हमें नंबर ऑफ होल्स तो पता है ना, सॉरी नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पर आप 3d नॉट लिखो, नंबर ऑफ होल्स तो मैं पता है, इसको हम लिखो 3d नॉट, 3d नॉट b माइनस 3d नॉट प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर अपन 4g इंटू टी। आपको स्टैगर्ड फॉर्मूला मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से याद हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं 1 2 6 7, 1 2 6 7, अगर हम बात करें 1 2 6, अब हम ले लें 1 2 6 7, तो इसमें एक ही स्टैगर्ड लाइन है, अगर इस स्टैगर्ड लाइन तो है नहीं तो काट दो आप। दैट मींस अगर मैं 1 2 6 7 क्या करूं तो b माइनस, देखो 1 2 6 7 में 2 होल्स आ रहे हैं, इंटू 2 इंटू डी नॉट प्लस स्टैगर्ड लाइन कितनी आ रही है, एक ही स्टैगर्ड लाइन आ रही है 1 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 4g मल्टीप्लाई बाय टी। अब देखो क्वेश्चन यहीं पर आके रुक चुका है, आप ध्यान से देखो क्वेश्चन आपका यहीं पर आके रुक चुका है, आपको कहीं पर भी इसने कोई वैल्यू नहीं देकर रखी हुई। अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी कोई भी वैल्यू नहीं मिली है। अब आप बताओ कौन सा सेक्शन है भाई साहब, अब आप बता दो मुझे, अब आप बता दो, ठीक है ठीक है। अब ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना, हम दो को कंपेयर करते हैं, पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं, अब अपने आप डिसाइड करोगे, देखना प्लीज ध्यान से देखना तभी मजा आएगा। अगर मैं बात करूं बीटी माइनस 2d नॉट, बीटी माइनस डी नॉट, इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी आएगी भाई? हमें तो पता है कि हम डिजाइन में वो सेक्शन लेते हैं जिसका हमें नेट एरिया कम मिलता है, और इससे ये पूछा है टू बी कंसीडर्ड इन डिजाइन विल बी द अलोंग सेक्शन, लैंग्वेज में टिपिकल लिखिए, लिखा किस सेक्शन के अलोंग मिनिमम एरिया होगा। तो अगर मैं इन दोनों को दो टुकड़ों में बांट दूं तो 1 2 3 4 और 5 6 7 में से मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? आप देख सकते हो कि यहाँ पर है बीटी माइनस 2d नॉट, यहाँ पर है बीटी माइनस डी नॉट, तो मेरा ये वाला एरिया कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं बोलूं इन दोनों से मिनिमम, भाई देखो यहाँ पर 2d, देखो माइनस 2 लग रहा है, सारी वैल्यू सेम है, बीटी बीटी माइनस, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। तो ऑब्वियसली अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, तो आप बोलोगे सर इन दोनों में से बड़ी वैल्यू ये वाली होगी, और नेक्स्ट सेक्शन में हम हमेशा मिनिमम, तो मैं अगर पूछूं कि इन दोनों से मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू, इन दोनों में से ये वाली वैल्यू मिनिमम है, ये वाली वैल्यू आपकी मिनिमम है, ठीक है। तो और ध्यान से देखना, अब अगर मैं आपसे इन दोनों में पूछूं 1 2 6 3 4, 1 2 6 7, अब ध्यान से देखना 1 2 6 3 4, अब इन दोनों को कंपेयर करें, पहले हमने दोनों को जो जो सेम थे उनको कंपेयर करा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो मिनिमम वैल्यू आएगी फिर बाद में दूसरों को कंपेयर करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है b माइनस 3d नॉट प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर बाय 4g इंटू टी, और यहाँ पर आ रहा है b माइनस 2d नॉट प्लस पी स्क्वायर बाय 4g। अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर माइनस 3d नॉट है और यहाँ पर क्या है माइनस 2d नॉट। देखो हमें माइनस की वैल्यू को देखना है, ऑब्वियसली जो वैल्यू माइनस में होगी उस कारण जो रिजल्टेंट नेट एरिया आपके पास आएगा, अगर हम ये देखेंगे कि अगर माइनस की वैल्यू देखेंगे कि कौन सी बड़ी है, तो जो रिजल्टेंट आएगा हमारा, देखो अगर माइनस में बड़ी वैल्यू तो ऑब्वियसली वैल्यू कम आएगी, वैल्यू कम आएगी तो हमें उसी वैल्यू से मतलब है, उसी नेट सेक्शन से मतलब है, उसी सेक्शन से मतलब है। इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है माइनस 3d नॉट और यहाँ पर आ रहा है माइनस 2d नॉट। तो इनमें से अगर मैं बोलूंगा किस में से वैल्यू कम आएगी, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली सर इस वाले से वैल्यू मिनिमम आएगी, इस वाले से वैल्यू मिनिमम आएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने क्या करा, ये वाला एरिया भी कैसे कर दिया। अगर अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे दो एरिया से मिनिमम है, एक तो आप देख लो 1 2 3 4 जो कि मिनिमम था, और अगर इन दोनों से कंपेयर करा तो आपका क्या आ रहा है 1 2 6 3 4, हमारे पास 1 2 6 3 4 आपका मिनिमम आ रहा है, क्योंकि यार यहाँ पे माइनस 3 नोट है, यहाँ पर माइनस 2 नोट, ऑब्वियसली कम ही आएगा। ठीक है, आपके मन में एक भी डाउट रहेगा सर यहाँ पर 2 भी तो है, यहाँ पर 2 भी तो है भाई साहब, यहाँ पर अपॉन में 4g है, आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 भी तो आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है, तो भाई साहब ये 4g जब देखो ये वैल्यू कितनी भी बड़ी है, नीचे 4g इस वैल्यू को छोटा कर देगा, 4g डिनोमिनेटर में। आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? वो इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर भाई यहाँ पर तो कोई डिनोमिनेटर है नहीं जो इस वैल्यू को छोटा बना देगा, बट यहाँ पर 4g है, ये जो भी वैल्यू आएगी वो पॉइंट्स में आएगी, तो यहाँ पर अगर 4 भी होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू किस में आएगी, पॉइंट्स में आएगी। तो हमने क्या करा, मेजर आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर आपने बोला कि यहाँ पर माइनस 3 नॉट है, यहाँ पर आपने दोनों को कंपेयर कर लिया कि ये वाली छोटी वैल्यू आएगी, बट सर ये वाली
अरे भाई साहब ये डिनोमिनेटर में 4g है तो इस वैल्यू को बहुत छोटी बना देता है, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर, इसलिए मैंने अगर आप कोई वैल्यू भी पुट करके देखोगे तो ये वाला इक्वेशन लेस आएगी, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में 4g है, तो ये वैल्यू बहुत छोटी है, ये वैल्यू बहुत छोटी है, तो मैं इससे कंपेयर इसको नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर हम देखें ध्यान से तो हमारे पास दो मिनिमम सेक्शन आ चुके हैं, एक तो 1 2 3 4 और दूसरा आपका 1 2 6 3 4। अब आप ध्यान से देखो, अब आपको इन दोनों, देखो दो में से दो, चार में से दो आंसर तो आपके पास आ चुके हैं। अब अगर मैं आपसे सेक्शन की बात करूं 1 2 3 4, 1 2 3 4 इज अ चेन पैटर्न, 1 2 3 4 इज अ चेन पैटर्न एंड 1 2 6 3 4 इज अ जिगजैग पैटर्न। हमेशा याद रखना जिगजैग पैटर्न में, आप देखो, आप ध्यान देना, जब आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे, जब आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिखेगा कि चेन पैटर्न में वैल्यू ज्यादा आती है। मेरे पास पेज था, वो पेज ये शायद है ना, ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये ठीक है। हमने, अगर आप ध्यान से देखो, ये पेज मैंने लास्ट टाइम बनाया था, अगर आपको दिख पाए तो, दिख तो नहीं रहा, नहीं दिख रहा, चलो मैं बताता हूँ। इसमें हमने ये वाला क्वेश्चन करा था, अगर आप देखोगे तो दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन हमने करा था, ये इससे पहले वाला क्वेश्चन। जब ये वाला क्वेश्चन हमने करा था तो मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। एक पैटर्न है मेरे पास ABEH, जो कि चेन पैटर्न दिख रहा है मुझे ना। अब मुझे पता नहीं कि यार मैंने ABCD कौन सा लिया था। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, अब ध्यान से देखना, हाँ मिल गया, देखो ये सेकंड क्वेश्चन मिल गया मुझे। इसमें पैटर्न है 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, ठीक है, 1 2 5 4 6, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना 1 2 5 7, ठीक है। अगर मैं इस चीज में ध्यान से देख रहा हूं तो मेरा क्या आ रहा है, जैसे अगर हम 1 2 5 7 की बात करें और 1 2 5 4 6 की बात करें, 1 2 5 4 6, हाँ बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें, हमें हमेशा किससे मतलब होता है, हमें हमेशा मतलब होता है सर जी मिनिमम एरिया से। तो आप अगर इन दोनों में कुछ भी वैल्यू कंसीडर करके रखोगे तो आपको ये, अब देखो आपके पास एक आ रहा है चेन पैटर्न और एक आ रहा है जिगजैग पैटर्न। अगर मैं चेन पैटर्न और जिगजैग पैटर्न की बात करूं, कभी भी आपको ये कंसीडर, ये कोई पूछे कि इनमें से फेलियर के ज्यादा चांसेस किसके हैं, तो हमेशा जिगजैग पैटर्न को सेलेक्ट करके आना। हमने 1 2 3 4 और 1 2 6 3 4 में देखा कि एक तो आपका चेन पैटर्न है और दूसरा आपका 1 2 6 3 4। देखो अगर इन्होंने वैल्यूज देकर रखी होती हम फाइंड कर लेते, अगर इन्होंने वैल्यूज देकर रखी होती तो हम फाइंड कर लेते। बट अब कभी अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा मिले कि आपको कोई भी वैल्यू देकर नहीं रखी हुई है, आपको कोई भी वैल्यू देकर नहीं रखी हुई और आपको फिर डिसाइड करना है, आपको कोई भी वैल्यू देकर नहीं रखी हुई और आपको डिसाइड करना है कि चेन पैटर्न और जिगजैग पैटर्न में से कौन सा करोगे, तो हमेशा जिगजैग पैटर्न को सेलेक्ट करना, क्योंकि जिगजैग पैटर्न जो होता है वो होता है क्रिटिकल कॉम्बिनेशन। अगर कभी भी ऐसा हो कि आपको वैल्यूज फाइंड करने को नहीं दे रखी और पूछा कि चेन और जिगजैग में से कौन सा क्रिटिकल है, तो 1 2 6 3 4 जिगजैग पैटर्न इज अ क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स, क्योंकि इसमें इंक्लाइन शेयर भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो आप इसको आप लिख लो और इसका आंसर है आपको 1 2 6 3 4। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ ब्लॉक शियर फेलियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब मैंने आपको फेलियर्स पढ़ाए थे, जब मैंने आपको फेलियर ऑफ टेंशन मेंबर पढ़ाए थे, तो मैंने आपको कितने फेलियर ऑफ टेंशन मेंबर पढ़ाए? आप बोलोगे सर आपने हमें 3 फेलियर टेंशन पढ़ाए। मैं पूछूंगा वैसे आपको मैंने कौन सा पढ़ाया? आप बोलोगे सर आपने एक हमें पढ़ाया फेलियर ऑफ सेक्शन बाय द यील्डिंग। सर एक तो आपने पढ़ाया फेलियर ऑफ, भाई हम पूछें कि अगर हम टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ फाइंड करें, हम टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ फाइंड करें, तो मैंने आपको कौन सा फेलियर पढ़ाया? तो बोलोगे सर फेलियर ऑफ टेंशन मेंबर बाय यील्डिंग, मतलब एक्सेसिव एलोंगेशन हो जाए। सेकंड फेलियर से कहीं से टूट जाए, उसका बोलते हैं नेट रप्चर ऑफ सेक्शन, नेट रप्चर ऑफ सेक्शन। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको और अगर पूछूं कि और कैसे हम लोग फेलियर फाइंड कर सकते हैं, तो आप बोलोगे ब्लॉक शियर फेलियर। अब ब्लॉक शियर फेलियर का क्वेश्चन है ये, और मैंने आपको ब्लॉक शियर फेलियर ऑलरेडी पढ़ा दिया, इसलिए आपको अच्छी तरीके से पता है। फॉर अ ब्लॉक शियर फेलियर ऑफ अ टेंशन मेंबर, द फेलियर्स अकर्स अलोंग द पाथ। इसने पूछा कि जो ब्लॉक शियर फेलियर होता है ना, ऐसे जो आपको ब्लॉक शियर फेलियर होता है कि पूरी प्लेट का टुकड़ा बाहर निकल के आता है, जो आपका ब्लॉक शियर फेलियर है, अगर हम ब्लॉक शियर फेलियर की बात करें, फॉर अ ब्लॉक शियर फेलियर ऑफ अ टेंशन मेंबर, द फेलियर अकर्स अलोंग द पाथ थ्रू कनेक्शन। तो हमने पढ़ा था एक इस पर और इस पर तो आपका टेंशन फेलियर होता है, और इस पर आपका शियर फेलियर होता है। कहने का मतलब, अब देखो ब्लॉक शियर फेलियर सुनने में ऐसा लगता है कि इसमें बस शियर फेलियर होगा। अगर हम ब्लॉक शियर फेलियर की बात करें, अगर हम लोग ब्लॉक शियर फेलियर की बात करें तो लगता है ऐसा है, अगर हम ब्लॉक शियर फेलियर की बात करें तो लगता है ऐसा है कि ये आपका ऐसा फेलियर है, ब्लॉक शियर फेलियर के बारे में अगर हम बात करें
तो ये ऐसा लगता है कि भाई साहब जैसे कि आपका ये शेयर फेलियर है, बट इसमें होता क्या है कि एक प्लेन पर तो टेंशन फेलियर होता है और दूसरे प्लेन पर आपका शेयर फेलियर होता है। एक प्लेन पर आपका टेंशन फेलियर होता है और दूसरे प्लेन पर आपका क्या होता है, शेयर फेलियर होता है। तो आपको इस चीज को स्पेशली ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, इस चीज को स्पेशली ध्यान रखना है। फॉर अ ब्लॉक शेयर फेलियर, अब देखो टेंशन ऑन द टू परपेंडिकुलर प्लेन्स, शेयर ऑन नो, टेंशन ऑन वन प्लेन, मतलब ये टेंशन ऑन वन प्लेन एंड शेयर ऑन द अदर प्लेन, बिल्कुल सही आंसर। ब्लॉक शेयर फेलियर में ब्लॉक शेयर फेलियर में टेंशन एक प्लेन पर होता है और शेयर फेलियर दूसरे प्लेन पर होता है। एक मिनट पानी पी लिया, मुझे प्यास लग रही है, एक सेकंड दो। ठीक है जी, अब देखने ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर विल बी अफेक्टेड बाय शियर लैग। देखो ये सारी कहानी कहां से आई थी, हमने ये पढ़ा था शियर लैग, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था लग एंगल। लग एंगल मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था लग एंगल। लग एंगल क्या था, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज लग एंगल, तो आप बताओगे सर आपने एक हमें टॉपिक बताया था कि जब किसी भी कनेक्शन की लेंथ ज्यादा होती है, लाइक हम मानते हैं कि ये प्लेट है, हमने क्या करा, इसका एक लेग तो कनेक्ट कर दिया, ये हमने क्या करा, ये एंगल सेक्शन है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। इसमें से हम बोल सकते हैं कि जो लेग कनेक्टेड है उसको तो हम बोलते हैं, जो लेग कनेक्टेड है उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, कनेक्टेड लेग, और जो लेग कनेक्टेड नहीं उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग लेग। तो हमने ये पढ़ा था क्या पढ़ा था हमने कि भाई देखो एक लेग कनेक्टेड है दूसरी लेग कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि दोनों लेग्स में शियर का वेरिएशन होता है, शियर स्ट्रेस का वेरिएशन होता है या स्ट्रेस का वेरिएशन होता है, क्या बोलेंगे, स्ट्रेस का वेरिएशन होता है, स्ट्रेस का वेरिएशन, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है तो हम क्या बोलते हैं इसको, इसमें स्ट्रेस का वेरिएशन होता है। तो हम क्या करते हैं, छोटा सा एंगल इसमें कनेक्ट कर देते हैं, एक छोटा सा एंगल इसमें कनेक्ट कर देते हैं, जिससे अब क्या दोनों लेग्स कनेक्ट हो गई, तो शियर का स्ट्रेस का वेरिएशन होता है वो आपका चेंज, मतलब जो खत्म हो जाता है। तो अगर आप लग एंगल बोलोगे तो लग एंगल ऐसा एक एंगल है जो छोटा होता है, मेन मेंबर से छोटा होता है, मेन टेंशन मेंबर से छोटा होता है, बट ये स्ट्रेस का वेरिएशन चेंज कर देता है, स्ट्रेस का वेरिएशन को खत्म कर देता है। इसी को हम बोलते हैं शियर लैग, रिमूवल ऑफ शियर लैग बाय। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये शियर लैग तभी खत्म होता है जब सेक्शन के दोनों लेग्स कनेक्टेड हो। तो अब आप एक ध्यान से देखो, इसने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर विल बी अफेक्टेड बाय शियर लैग, इसने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर विल बी अफेक्टेड बाय शियर लैग। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक ही यहां पर मेंबर मुझे दिख रहा है। अब आप ध्यान से देखो, जो मेंबर ए है इसका ये वाला लेग भी, ये चैनल सेक्शन है, इसका ये वाला लेग भी कनेक्टेड है, ये वाला लेग भी कनेक्टेड है, ये वाला लेग भी कनेक्टेड है। अगर हम इस सी ऑप्शन की बात करें तो ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। मतलब देखो जो जिसके सारे सेक्शन, जैसे मान लो ये वेब है, ये फ्लैंज है, इसमें फ्लैंज कनेक्टेड है, ये वेब कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, इसमें देखो तो ये भी कनेक्टेड है। बट हम अगर ऑप्शन बी में देखें तो इसमें बस ये कनेक्टेड है, ये वाला कनेक्टेड नहीं है। दैट मींस अगर हम इस बी वाले एंगल सेक्शन की बात करते हैं, अगर हम बी वाले एंगल सेक्शन की बात करते हैं तो बी वाले एंगल सेक्शन में ओनली एक ही लेग कनेक्टेड है। अगर हम बी वाले ऑप्शन की बात करें तो बी वाले सेक्शन में बस एक ही लेग कनेक्टेड है, जिस कारण आपका यहाँ पर शियर लेग होगा। और इसने आपसे ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर विल बी अफेक्टेड बाय शियर लेग। शियर लेग मतलब चेंज इन स्ट्रेस, व्हाई चेंज इन स्ट्रेस, ड्यू टू कनेक्शन, एक लेग कनेक्टेड है, एक लेग कनेक्टेड नहीं है। और अगर आपको शियर लेग को खत्म करना है तो आप लग एंगल को यूज कर लो ताकि स्ट्रेस में वेरिएशन ना रहे। तो बी ऑप्शन है, क्योंकि इसने पूछा किस में शियर लेग हो रहा है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन अच्छा चालू होंगे, अब बिना क्वेश्चन अच्छे से चालू होंगे। अब द कैपेसिटी ऑफ सिंगल ISA, अब आप ध्यान से देखना भाई साहब, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट होना चालू हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आप ध्यान से देखोगे तो आपको इश्यू हो जाएगा। द कैपेसिटी, जहां पर भी कैपेसिटी आ गया ये पूछ रहा है आपसे स्ट्रेंथ, जहां पर भी कैपेसिटी वर्ड आ गया, जहां पर भी कैपेसिटी आ गया ये पूछ रहा है आपसे स्ट्रेंथ। द कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल ISA एंगल, द कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल ISA सेक्शन, जो इंडियन स्टैंडर्ड एंगल है वो कितने का, जो दोनों लेग्स की लेंथ है वो क्या 100 mm, और जो एंगल की थिकनेस है वो कितनी है आपकी 10 mm। ध्यान से देखना, द कैपेसिटी ऑफ सिंगल ISA सेक्शन एज अ टेंशन मेंबर कनेक्टेड बाय वन लेग। अब ध्यान से देखना, कनेक्टेड बाय क्या है आपका, कनेक्टेड बाय वन लेग, कनेक्टेड बाय क्या आपके, कनेक्टेड बाय वन लेग।
using 3 bolts of 20 mm diameter. Using 3 bolts of 20 mm diameter. Consider net section rupture failure. सबसे पहले इसने आपसे कैपेसिटी पूछा है। सबसे पहले इसने आपसे कैपेसिटी पूछा है। सबसे पहले इसने आपसे क्या पूछा है? कैपेसिटी पूछा है। ठीक है, अगर इसने आपसे कैपेसिटी पूछा है तो कैपेसिटी आपको पता नहीं चाहिए, बिल्कुल पता नहीं चाहिए। देखो ध्यान से देखना, अगर इसने साफ साफ बोल दिया कि भाई जो 3 फेलियर होते हैं उसमें आपको नेट सेक्शन रप्चर फेलियर करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपका नेट सेक्शन रप्चर फेलियर है उसमें आपका क्या स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है, तो आप बोलोगे सर TDN। आपको इसने कैपेसिटी पूछा है, कैपेसिटी मतलब इसने आपसे स्ट्रेंथ पूछा है। ध्यान रखना, यहाँ पर इसने स्ट्रेंथ कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात अगर मैं आपसे बोलूं कि रप्चर में एक तो था इलोंगेशन और एक था रप्चर। हमने जो शुरुआत के 2 फेलियर्स पढ़े थे, एक तो था रप्चर, एक था रप्चर और दूसरा था आपका एक था इलोंगेशन, एक था रप्चर। एक में हम यील्ड स्ट्रेस यूज करते तो एक में हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ यूज करते थे। ठीक है, 0.9। अब देखो कौन सा एरिया आता है आपका नेट एरिया, क्योंकि रप्चर है। क्या है? रप्चर। और अगर हम यील्डिंग की बात करें तो वहां पर हम हमेशा क्या लेते थे? क्रॉस एरिया। कौन सी स्ट्रेंथ आती थी इसमें? FU। उसमें कौन सी आती थी? इलोंगेशन में। इलोंगेशन में कौन सी आती थी? FY अपॉन गामा। ये आपका रप्चर का टेंसाइल स्ट्रेंथ के डिजाइन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है। और अगर मैं आपसे, आप ध्यान से देखना, और अगर हमें यहाँ पर पूछे कि गामा M0 क्या होता है, तो गामा M0 तो उसका था, गामा M1 आएगा। गामा M0 तो उसका था, क्या आएगा आपका? गामा M1। तो गामा M1 आता है आपका 1.25। भाई अब देखो ध्यान से, अगर हम यील्डिंग की बात करें तो उसमें ग्रॉस एरिया आता था, यील्ड स्ट्रेस आता था और गामा M0 आता था। यहाँ पर क्या आएगा? नेट एरिया आएगा, उसमें ग्रॉस एरिया आता है यील्डिंग में, उसमें क्या आता है? यील्ड स्ट्रेस, इसमें क्या आता है? अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, तो ये चीज मैंने उसको आपको पढ़ाते टाइम भी क्लियर कर दी थी। तो ये हमारे पास डिजाइन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है। ये हमारे पास डिजाइन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है, अब सबसे पहले ये आपसे क्या पूछ रहा है? अब इसने आपसे क्या पूछा कि आपको ये डिजाइन स्ट्रेंथ ही कैपेसिटी ऑफ सिंगल सेक्शन आपको ये पता करनी है। तो उसके लिए अगर हम FU की बात करें तो देखो FU, देखो ये FU यहाँ पर आपको 410 देकर रखा हुआ है। गामा M1 आपको यहाँ पर 1.25 देकर रखा हुआ है। फेलियर कौन सा है? नेट सेक्शन रप्चर फेलियर है। और नेट सेक्शन रप्चर फेलियर का ही मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। यील्डिंग का अलग है, ब्लॉक शेयर फेलियर का अलग है। यील्डिंग का अलग है और ब्लॉक शेयर फेलियर का अलग है। ठीक है, अब शांति से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। दैट मींस हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या डिटरमाइन करना है? हमें सबसे पहले यहाँ पर नेट एरिया डिटरमाइन करना है। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ सिंगल लेग। अब देखो सबसे पहले क्या लिखा है? कनेक्टेड बाय 1 लेग ओनली। आप किससे कनेक्ट कर रहे हो? आप 1 लेग से कनेक्ट कर रहे हो। आप किससे कनेक्ट कर रहे हो? आप यहां पर इसको 1 लेग से कनेक्ट कर रहे हो। आपको मैंने 1 लेग का फॉर्मूला बताया हुआ है। आपको मैंने 1 लेग का फॉर्मूला बताया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान से देखना, अगर हम बात करें किसकी? नेट सेक्शन रप्चर फेलियर की, तो हम इसमें क्या लिखते हैं? A net is equals to A1 plus KA2. A net is equals to A1 plus KA2, whereas K is equals to 3A1 upon 3A1 plus A2. पानी पीना, इससे गला खराब मैंने ज्यादा ही हो रहा है। एक सेकंड रुको बस। ठीक है, तो हम कहां पर थे? K is equals to 3A1 upon A1 plus A2। इधर नीचे लिख देता हूं। अब देखो ध्यान से, A1 भाई, A1 हम कौन सा मानते हैं? जो कनेक्टेड होता है। A1 कौन सी लेग है? जो आपकी कनेक्टेड होती है। और उसका अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या जो लेग कनेक्टेड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? B1 माइनस D0 माइनस T/2 मल्टीप्लाई बाय T। A1 है आपका कनेक्टेड लेग का एरिया, और A2 क्या होता है? B1 माइनस B2 माइनस T/2 मल्टीप्लाई बाय T। ये इसका फॉर्मूला है। अब आप ध्यान से देखना, इसने होल्स बोर्ड्स, अब देखो बोर्ड्स क्या है? 20 mm डायमीटर के। आपके बोर्ड्स क्या है? 20 mm डायमीटर के। बोर्ड्स क्या है आपके? 20 mm डायमीटर के। जब बोर्ड्स 12 से 14 mm के होते हैं तो होल में 1 mm ऐड होता है। मान लो बोर्ड्स 12 mm का, तो होल डायमीटर में 1 mm ऐड होता है, वो 13 mm हो जाता है। बोर्ड्स आपके 16 से 24 के हैं, मान लो 16 mm का बोल्ट है, तो जो होल होगा वो आपका +2 mm हो जाता है, और 24 mm से ज्यादा है तो +3 mm हो जाता है। यहाँ पर बोर्ड्स हमारे 20 mm का है, तो जो हमारा होल डायमीटर आएगा
जो हमारा होल डायमीटर आएगा, मैं लिख देता हूं डी नॉट इज इक्वल टू डायमीटर कितना है 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 22 mm is equals to 22 mm. That means b1 minus d naught minus t by 2 multiplied by t is equals to, अब देखो b1 कितना है 100 माइनस d naught कितना है 22 माइनस t by 2 की थिकनेस कितना है 10 mm, 5 लिख देता हूं ना, 10 डिवाइड बाय 5 और मल्टीप्लाई थिकनेस कितनी है 10 is equals to, ध्यान से देखना इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 100 minus 22 minus 5 multiply by 10 is equals to 730 mm square, 730 mm square। हमारा जो A1 आ रहा है वो आ रहा है 730 mm square। फिर B1 कितना है 100, D नॉट कितना है ऑब्वियसली 22 और माइनस 5 इज इक्वल टू 10 730। ठीक है, अब हम यार कहाँ लिखूं मैं, अब A2 देखते हैं हम लोग। A2 अगर आप देखोगे तो क्या होता है B1 100 माइनस 5 क्या होता है B1 माइनस, क्योंकि जो B2 है हमारी लिखा हुआ है ना साफ साफ, बाय कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली, मैं कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली। तो अगर आप देखोगे तो A2 आ रहा है आपका 100 मतलब 950, A2 क्या आ रहा है आपका 950 mm स्क्वायर। मैं लिख लूंगा इसको एक सेकंड को, ये जरूरत पड़ेगा क्योंकि मेरे पास तो जगह बची नहीं है पेन करने वाला। ठीक है, A2 में लिख देता हूँ क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी मुझे। A1 हमारे पास आया है, एक सेकंड, A1 हमारे पास आया है 730 mm स्क्वायर और A2 है मेरे पास 950 mm स्क्वायर, 950 mm स्क्वायर। ठीक है, लिख लिया मैंने। A1 हमारे पास आया है। अब देखो इसको आप लिख लो, मिटाऊंगा, मेरे पास अब जगह है नहीं, मेरे पास जगह बची नहीं है तो ये मुझे मिटाना पड़ेगा। आप इसको लिख लो, ठीक है, ध्यान से देखना। अब हमारे पास A1 कितना आ रहा है, मार्कर कर दिया यार। A1 हमारे पास कितना आया था, A1 इज इक्वल टू 730 mm स्क्वायर और A2 हमारे पास आया था 950 mm स्क्वायर। एक्चुअली पता है इसमें आपको एक अलग रोल भी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अलग रोल भी है जिसमें मैं ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। उसमें एक अल्फा आता है, वो नंबर ऑफ बोल्ट्स पर डिपेंड होता है, लाइक 0.7 0.8। वो मेथड, इसके करने के दो मेथड है, मैंने आपको एक ही मेथड बताया वाला क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है इसलिए बताया। ठीक है भाई साहब, इसके दो मेथड है, ध्यान रखना। इज इक्वल टू 3, जिसमें ये फॉर्मूला ना यूज करके मैं अल्फा यूज करता हूँ, नंबर ऑफ बोल्ट्स पर डिपेंड होता है वो, बट इसकी जरूरत नहीं है। 3A1 कितना है आपका 730, दैट मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 730 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 730 प्लस 950। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 730, 730 ही आया था ना, हाँ 730, 2190। ठीक है, 2190 प्लस इसमें कर देते हैं 950। ठीक है, 2190 3140 2190 डिवाइडेड बाय 2190 प्लस 950 950 2190 प्लस 950 which is equals to 0.697 0.697। यहाँ पर आपका जो K आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.697। तो अगर हम नेट एरिया करें तो A नेट इज इक्वल टू A1 विच इज इक्वल टू 730 प्लस 0.697 मल्टीप्लाई बाय 950। अगर हम ध्यान से देखें तो 0.697 मल्टीप्लाई बाय 950 प्लस 730 विच इज इक्वल टू 1392.15। आपके पास ए नेट आ रहा है 1392.15 ये आ रहा है ना। देखो यार मुझसे देखो मेथड में आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं, बट आपको क्या कहते हैं इसमें यार न्यूमेरिकल्स में से कैलकुलेशन गलत हो सकती है, आप ध्यान से देखना। कैलकुलेशन मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेशन अगर मुझसे मिस्टेक हो जाएगी तो आंसर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो मुझे पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कैलकुलेशन ठीक करने का, बट फिर भी अगर गलती होगी तो मुझे माफ कर देना। ठीक है, उसके लिए फिर आपको अपनी कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन मेरी बहुत वीक है।
वीक क्या यार, मैं ट्राई करता हूँ फिर भी गलत हो ही जाता है, कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है मेरे से। कितनी बार बच्चों ने खुद भेजा है फोटो खींच के, सर ये कैलकुलेशन आपने यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लगा दिया, तो वो कैलकुलेशन का पूरा ध्यान रखना। मेथड बता सकता हूँ मैं आपको, ठीक है ठीक है भाई, ठीक है, ध्यान से देखिए 1392.15। अब जो फॉर्मूला था इधर लिख लें, 0.9 FU AN गामा M1। तो अगर आप देखोगे तो इसको क्या वैल्यू आ रहा है निकल के, इज इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाई बाय FU क्या है 410 मल्टीप्लाई बाय A नेट कितना है 1392.15 डिवाइडेड बाय गामा M1 1.25 दैट मींस 0.9 इंटू 410 इंटू 1392.5 डिवाइडेड बाय 1.25 इज इक्वल टू मेरा आ रहा है, ये हमारा आंसर न्यूटन्स में आ रहा है क्योंकि हमने सब न्यूटन पर स्क्वायर रखा है, तो इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देता हूं, डिवाइडेड बाय 1000 तो आपका आ रहा है 411। मेरा आंसर आ रहा है 411.066 किलोमीटर। 411 को देखा इसमें 411 तो नहीं देकर रखा हुआ है इसमें, पर 411 के आसपास वैल्यू ये वाली दिख रही है मुझे। इसमें इस क्वेश्चन में एक मॉडिफिकेशन और कराऊंगा मैं आपको, पता है क्या है वो, आप यहाँ पर अभी एक चीज ध्यान देना, इस मैं बता देता हूँ आपको, आप पहले इसको लिख लो क्योंकि मैं मिटा दूंगा आपको, इसको पूरा लिख लो, इस प्रोसेस को लिख लो, फिर मैं इसको पूरा मिटा के कॉन्सेप्ट आपको और बताता हूँ, ठीक है भाई। तो थोड़ा इसको ध्यान से देखना। अब क्या है इसमें कॉन्सेप्ट और होता है, और मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊं, अभी भी सोच तो रहा हूँ कि अभी वो कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूं मैं, 2 मेथड से होता है इस वक्त क्वेश्चन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये 2 मेथड से होता है जिसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड्स, ओ सॉरी मिट गया, ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड्स जिसमें 3 बोर्ड लिखा ना, फिर मैं इसके नेट एरर को डिफाइन करूंगा, पर अभी ये सोच रहा हूँ कि छोड़ देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे 2 मेथड में, किसी और क्वेश्चन में देखेंगे उस मेथड को, ठीक है। जिसमें मैं आपको बताता हूँ इसका एक मेथड और है जिसमें मैं 3 जो नंबर ऑफ बोल्ट्स लाइक 3 बोल्ट है 4 बोल्ट है उसमें मैं 0.6 0.7 0.8 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूँ क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A steel rod of 16 mm diameter, a steel rod of 16 mm diameter has been used as tie member in roof dressing system, very good। एक स्टील रॉड है, a steel rod of 16 mm diameter has been used as tie member in the roof bracing, आ जाओ भाई साहब, but may be subjected to possible reversal of stress due to wind। What is the maximum permitted length of the member? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको स्ट्राइक ही नहीं करेगा कि अगर ये क्वेश्चन अगर मैंने आपको नहीं कराया तो आपको स्ट्राइक ही नहीं करेगा, ठीक है। एक स्टील रॉड है, रॉड मतलब सर्कुलर सिलेंड्रिकल, स्टील रॉड ऑफ 16 mm डायमीटर, एक स्टील रॉड है जो कि 16 mm उसकी डायमीटर है, हैज बीन यूज्ड एज अ टाई मेंबर इन रूफ ड्रेसिंग सिस्टम। अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये लाइन पढ़ी आपको याद आया, मैंने आपको कुछ स्लेंडरनेस रेशियो बताए थे, मैंने आपको कुछ स्लेंडरनेस रेशियो बताए थे, और वो भी किसके लिए, जब मेंबर ट्रस में यूज हो रहा है, रूफ ब्रेसिंग सिस्टम, रूफ ब्रेसिंग सिस्टम मतलब ट्रस, जब ट्रस में हम लोग टेंशन मेंबर को यूज करते हैं या किसी भी मेंबर को यूज करते हैं एज अ टेंशन मेंबर, तो जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो कितना होता है आपका 350। इसने आपसे यहां पर स्लेंडरनेस रेशियो नहीं पूछा है, बट मे बी इसने क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड लेंथ। इसने आपसे अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है, L मिनिमम बाय रेडियस ऑफ gyration, भाई अगर हम पूछे कि स्लेंडरनेस रेशियो का फार्मूला क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ gyration, इसको लिखो आप इस तरीके से, इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ gyration, इस तरीके से लिखो आप। इसने भाई साहब आपसे L इफेक्टिव पूछी है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड लेंथ ऑफ द मेंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड लेंथ ऑफ द मेंबर। अब आप ध्यान से देखना, स्लेंडरनेस रेशियो हमारे पास है 350, क्योंकि जब भी कोई मेंबर ट्रस में यूज होता है, रूफ ब्रेसिंग सिस्टम का मतलब ट्रस, जब भी आपका मेंबर ट्रस में यूज होता है तो हमारे पास जो टेंशन मेंबर का स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो आपका 350 होता है। क्या होता है वो आपका 350 होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू L इफेक्टिव बाय रेडियस ऑफ gyration। अब यहां पर ध्यान से देखना, व्हाट इज R मिनिमम,
अगर मैं सारी वैल्यूज फाइंड कर लूंगा, लैम्डा मेरे पास है, सॉरी स्लेंडरनेस रेशियो मेरे पास है, और अगर मैं आर मिनिमम को फाइंड कर लूं, तो मेरे पास 100%, और आर मिनिमम का तो मेरे पास ऑब्वियसली लेंथ फाइंड हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ आई, याद रखना आई मिनिमम बाय ए। अब देखो ध्यान से, सर्कुलर का अब आ जाओ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, सर किसी भी सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पाई d4 बाय 64। जब सोम पढ़ा है, सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पाई d4 मतलब d की पावर 4 अपॉन 64। और अगर किसी भी सर्कुलर सेक्शन के हम एरिया की बात करें तो पाई d स्क्वायर बाय 4, पाई d स्क्वायर बाय 4। अब ध्यान से देखना, ये मेरे पास रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला आ गया। देखो पाई से पाई कट गया, 4 से 64 कट गया, कितने टाइम्स, 16 टाइम्स, 16 4 64, और डी स्क्वायर से ये कट गया तो यहाँ पे बचा 4। दैट मींस अगर मैं आपसे बात करूं तो अंडर रूट में पता है क्या बच रहा है, डी स्क्वायर बाय 16, और जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, डी बाय 4। दैट मींस हमारे पास जो आर मिनिमम आ रहा है वो आ रहा है डी बाय 4, और डी कितना है भाई साहब, डी कितना है 16 mm, डी कितना है 16 mm। दैट मींस आर मिनिमम इज इक्वल टू 16 mm, डी बाय 4 आया बाहर निकल के। भाई ये सारा क्या रेडियस ऑफ डायरेक्शन है, रेडियस ऑफ डायरेक्शन डी स्क्वायर 16 क्या होता है, डी बाय 4 आएगा बाहर निकल के, तो ये डी क्या आपका 16 बाय 4 इक्वल टू 4 4 से 16 4। दैट मींस आपके पास जो आर मिनिमम आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 4। अब यहां पर देखो आप लैम्डा कितना था, देखो अब मैं लिख देता हूं, ये 350 था स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो आपके पास कितना है, स्लेंडरनेस रेशियो आपके पास कितना है सर, स्लेंडरनेस रेशियो मेरे पास है 350, एंड इफेक्टिव इसने आपसे पूछी है, और रेडियस ऑफ आर मिनिमम कितना आ रहा है आपके पास 4, आर मिनिमम आपके पास कितना आ रहा है 4, और दैट मींस एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 350 मल्टीप्लाई कैलकुलेटर का जाता है यार, एक से रुको वहां पे क्या कहने का मतलब क्या है, आपके पास जो आर मिनिमम रह गया है वो कितना रह चुका है, आर मिनिमम इज इक्वल टू 350 मल्टीप्लाई बाय 4, 1400 1400। इजी क्वेश्चन है, लिख लो इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा टिपिकल है, अगर आप मैं इसको सॉल्व कराऊंगा तो आप इसको कभी सॉल्व कर भी नहीं पाओगे, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है ये। और आपको एक चीज बताऊं, चलो आप इसको लिख लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे, अगर मैं तो बताता ही जाऊंगा और आप लोग कंफ्यूज होते जाओगे। ठीक है जी, अब देना ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल ये गेट का क्वेश्चन है, मैंने इस पे गेट का क्वेश्चन डाला था, बट ये आपका क्वेश्चन जे और ए में आएगा नहीं, ये 100% गेट का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन गेट में ही आते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता आपका जे और ए में आएगा। और अभी हमारा टारगेट गेट है, मेरे को कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी सेक्शन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट एक टोटल गेट क्वेश्चन है, तो इसमें हम 20 मिनट, एक्चुअली इस क्वेश्चन में 20 मिनट लग जाएंगे मुझे बताने में, और मुझे लगता है इस क्वेश्चन को अब मैं बताता हूँ, आप बोलोगे सर गेट लेवल का क्यों है, भाई हमें तो देखो जे और ए में क्या आता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, इसमें इसने आपसे पूछा होगा पेज, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है, फिर से क्वेश्चन में चलो आपको डाउट करना क्या है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिच हमेशा स्टैगर्ड वाले फॉर्मूले में आता है, बी माइनस एन डी नोड प्लस एन जेड पी स्क्वायर बाय 4, और आप देख सकते हो यहाँ पर स्टैगर्ड पैटर्न है, देखो ना ये एक सेक्शन ऐसा भी आएगा, एक सेक्शन ऐसा भी आएगा, 3 सेक्शन है इसमें, एक सेक्शन तो बस ये वाला हो गया, एक सेक्शन ये वाला होगा, और एक सेक्शन ये। तो इसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में बताता हूं, आप बोलोगे सर इससे पिच कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि इसने अगर आप देख सकते हो तो क्वेश्चन में जो पिच आ रही है, क्वेश्चन में पिच स्टैगर्ड ही उसमें आती है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें अलग अलग सेक्शन डिटरमाइन करने हैं और सबके एरिया को इक्वल कर देना है। हमें अलग अलग सेक्शन, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये वाला, एक सेक्शन ये वाला, इस सेक्शन में क्या होगा कि 2 सेक्शन के एरियाज आपके इक्वल आएंगे, 2 सेक्शन के एरिया आपके क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों एरिया को इक्वल कर देंगे, और फाइनली आप यहां से पी फाइंड कर लो, क्योंकि इसने गेज तो देकर रखी हुई है, फोर्स के परपेंडिकुलर गेज, फोर्स के पैरेलल पिच, फोर्स के देखो यहाँ पर गेज गिवन है ना, यहाँ पर सारी वैल्यूज गिवन है, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ भी नहीं है, हम सारे एरिया देखेंगे, उसमें 2 एरिया आपको इक्वल लिख जाएंगे, उन दोनों को हम एलएचएस आरएचएस इक्वल कर देंगे, और यहाँ से हम अपना पिच निकाल लेंगे। बट गेट का क्वेश्चन तो मुझे लगा मतलब नहीं, इस क्वेश्चन को कराने का मतलब बनता है। अरे क्वेश्चन कहाँ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, एक सेकंड में दो, ये तो यार क्वेश्चन ही नहीं है, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, बस एक सेकंड दो मुझे, इसमें क्वेश्चन गायब दिख रहे हैं मुझे। ठीक है जी मैंने अभी बात करी
क्वेश्चन है तो सही, क्वेश्चन इसमें टाइप करे नहीं है यार, क्वेश्चन टाइप नहीं है। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, मैं अभी इस पे क्वेश्चन लगवा दूंगा, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा, तो ब्रेक आ गया। अब ध्यान से देखना, मेरा एक लेक्चर और आएगा इसमें, मेरा एक लेक्चर और आने वाला है इसमें, मेरे को थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, तो आपका टेंशन मेंबर कंप्लीट, टेंशन मेंबर कंप्लीट हो जाएगा आपका। एक लेक्चर और लूंगा टेंशन मेंबर का, क्योंकि हमने इसमें शुरुआत में कोई 2-3 क्वेश्चन छोड़े थे, हमने इसमें शुरुआत में 2-3 क्वेश्चन छोड़े थे, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं आपको एक लेक्चर और लूंगा, हो सकता है वो लेक्चर बड़ा हो, उस लेक्चर के बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं, अब मैं सॉन्ग का सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाला हूं, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सारे रिलेटेड क्वेश्चंस करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो अभी क्या देते रखते हैं, इसके एक लेक्चर के बाद मैं स्टूडेंट ऑफ मटेरियल का सेकंड यूनिट स्टार्ट कर दूंगा। टेक केयर, बाय बाय।